जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र का जन्म ही दुनिया में हुआ तो भारत से हुआ। कोई अंग्रेजों ने नहीं किया, कोई फ्रांसीसियों ने नहीं किया। ऐसा भारत। ये अलग बात है कि बीच के कुछ समय में हमको गुलाम रहना पड़ा, अंग्रेजों ने राज किया हम पे, लेकिन तब भी क्रांति की ज्वालाएं धधकती रही। पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पहला स्वतंत्रता संग्राम, फिर आजादी की लड़ाई। लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूं कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्ति की। देश आजाद ऐसे नहीं हुआ। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाए, आजाद नहीं हो जाए। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी, और कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद भारत आजाद हुआ था। लेकिन जब कांग्रेस आई, आजादी की लड़ाई की विरासत के आधार पर, तो इनने तो पहली तानाशाही यही कि देश का इतिहास हमें गलत पढ़ाया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं महात्मा गांधी जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन हम उनको भूल गए कांग्रेस के राज में। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बंद स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए शफाकुल्ला खान को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को तो आजादी के इतिहास के ढंग से नहीं पढ़ाया गया। ये पहली तानाशाही कांग्रेस की कि आजादी केवल हमने दिलाई। याद करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई। उसके पहले सिंधु जल का समझौता क्या था? हमारा पूरा पानी इसी कांग्रेस ने दे दिया पाकिस्तान को, साथ में 83 करोड़ रुपया भी दे दिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और कहा कि देश का पानी देश के साथ आए। क्या ये तानाशाही नहीं थी? ये मनमानी नहीं थी? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे, चीन ने आक्रमण कर दिया। हमारी धरती का एक हिस्सा चीन के पास चला गया, और जब लोकसभा में उस समय लोगों ने कहा कि उस जमीन को वापस लेने के लिए क्या कर रहे हो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे वहां होता क्या है, वहां तो घास के एक तिनका नहीं होता। और तब एक सांसद ने कहा था कि नेहरू जी, तुम्हारे सिर पे एक बाल नहीं है तो क्या वो बेकार हो गया, उसको काट कर फेंक दिया जाए। ये कांग्रेस का सोच था। और इसी कांग्रेस में फिर आई इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी, आपको पता है 12 जून को 1975 में, इसके पहले ही शुरू हो गया था,
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गलत शिक्षा पद्धति, चारों तरफ आंदोलन की ज्वालाएं धधक रही थी। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा कि आप नेतृत्व करो। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मंत्र दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चारों तरफ विद्रोह की ज्वालाएं धधक रही थी। चारों तरफ आंदोलन चल रहे थे। और उसी समय 12 जून को आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। और फैसले में कहा जाए कि इंदिरा जी, तुमने चुनाव सही तरीके से नहीं जीता, प्रशासन का तुमने दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया और इसलिए आपका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती किसी भी हालत में। मतलब राज्यसभा का भी नहीं लड़ सकती। अब इस फैसले के बाद आप बताओ, इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? अरे देना चाहिए था कि नहीं? ये लोकतंत्र का तकाजा था। देश इस्तीफा मांग रहा था। सही ये होता कि वो इस्तीफा देती और कांग्रेस के कोई नेता प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन नेहरू परिवार के अलावा कोई दूसरा कैसे बन जाए? पद नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। और इसके लिए इमरजेंसी लगाई गई और दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में फैसला किया गया। राष्ट्रपति को जगा के रात के अंधेरे में, जब भारतवासी गहरी नींद में सो रहे थे, तब आपातकाल घोषित कर दिया गया। भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय आपातकाल। सवेरे उद्घोषणा हो गई। अटल जी, अडवाणी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, विपक्ष के सारे नेता एक एक करके जेलों में ठूसे जाने लगे। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। नागरिक अधिकार सस्पेंड, मौलिक अधिकार समाप्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। कोई नहीं बोल सकता, न वकील, न अपील, न दलील, कुछ नहीं। जिसको चाहो जेलों में ठूसो। जेल भर गए। किन किन को जेल भेजा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जैसे वरिष्ठ नेताओं, एक तरफ वो जेलों में थे, सारे अपोजिशन के लीडर्स जेलों में थे, और एक तरफ बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमारी उम्र भी 16 साल थी उस समय। हम भी 11वीं में पढ़ते थे। हां, विद्रोही थे। मैं मॉडल स्कूल टीटी नगर का प्रेसिडेंट था स्कूल का। और हमको लगा कि गलत हो रहा है। मैं विद्यार्थी परिषद के भी संपर्क में आ गया था। लोकनायक जयप्रकाश जी ने बनाई थी युवा छात्र संघर्ष वाहिनी। हम उस पर भी काम करते थे, छोटे मोटे। 2 चुनाव देश में हुए थे। जेपी के उम्मीदवार एक शरद यादव जबलपुर से बने थे, एक स्वर्गीय बाबूलाल गौर भोपाल से थे। उनको चुनाव में हमने दिन और रात काम किया। बाद में आपातकाल लगा तो हम साइकिल स्टाइल पर्चे बांटते थे आपात के ख्याल के खिलाफ। घरों में धीरे से सरका देते थे। और वो एक बेगमगंज जेल था। तो हमारे कई वरिष्ठ नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी सहित जेल में थे। वहां का जेलर लेकिन बड़ा नरम दिल था। अगर मिलने जाते थे तो वो बैरिक में ही अंदर कर देता था कि मिल लो, दिन भर रहो, शाम को लौट जाओ। तो मैं भी वहां जाता था, घर की खबरें उनके ले जाता था और वहां की खबर घर लाके देता था। मेरी परीक्षा थी 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 76 में मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था।
और मैं तो गांव का रहने वाला, कमरा किराए पे लेके रहता था, माता पिता ने पढ़ने भेजा था। अचानक रात के 10 बजे दरवाजा खटखटाया कमरे का, पहली मंजिल पे था, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी, नीचे भी पुलिस थी। सामने दिखते कहा कि तू है शिवराज सिंह चौहान? मैंने कहा नाम तो मेरे ही है। इतना कहा और जो थप्पड़ मारना शुरू किया और ऐसी गाली दी जो मैं तो नहीं दे सकता था। गाली में मां बहन सब याद की और पकड़ के घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया, जीप में ठूस दिया और ले गए हबीबगंज थाना था। और वहां कहा कि बता ये पर्चा कहां से मिलता था तुझे, ये कहां छपता था? छपता तो था नहीं, साइकिल स्टॉल कराते थे क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में तो जा नहीं सकते थे, लोग बुरी तरह डरे हुए थे। हमको देते थे कि नाथूराम सोनी जी, जिनकी होटल थी लकड़ी के फट्टों की चाय की, आलू बड़ा, चाय, समोसा बेचते थे बेचारे, भजिया, पकौड़े। मैंने तय किया कि बेचारी सोनी जी अगर कहीं मुंह से निकल गया तो ये मर जाएंगे, अपना क्या बिगड़ेगा, अपन तो अकेले। तो मन में दृढ़ संकल्प पैदा हो गया कि नहीं, अब पता नहीं कहां से मिलता। आज मैं सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूं, अकेले मेरे साथ नहीं हुआ, सैकड़ों हजारों के साथ हुआ। इन कोहनियों में पुलिस के डंडे मारे गए, कोहनियों में और घुटनों में। और आज भी जब बादल होते बरसात के पहले और गरजते तो ये दुखते। क्या इसको करंट लगाओ? लगाया नहीं, हालांकि बर्फ की सिल्ली लाओ, इस पर सुलाओ, बता पर्चे कहां से मिले। तब मेरे मुंह से धीरे से निकल गया कि इतना अन्याय मत करो, दिन बदल सकते हैं, कभी हमारी भी सरकार आ सकती है। उस समय हरीश त्रिवेदी सीएसपी हुआ करता था, उसने कहा कि तुम्हारी सरकार आई तो थूक दूंगा, इस्तीफा देके चला जाऊंगा, फालतू की बात करते हो, तुम्हारी आने वाली कभी, सपने मत देखो। रात भर प्रताड़ित किया गया। ये केवल मेरी कहानी नहीं है, कई मीसाबंदियों को तो करंट लगाया गया, उल्टा लटकाया गया, उल्टा बर्फ की सिल्ली पे सुला दिया। ऐसे अमानुषिक अत्याचार, 22 की तो मौत हो गई, मौत। असमय प्राण पखेरु उड़ गए। रात भर मारने पीटने के बाद जब मैंने नहीं बताया तो इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तेरी मां का क्या होगा, तेरे बाप का क्या होगा, रो रो के मर जाएगी, बता दे। लेकिन पता नहीं मन में कहां से संकल्प पैदा हो गया कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो वे हथकड़ियां लगा के और एक जीप में डाल के शायद मजिस्ट्रेट के यहां ले जाके कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती, हम तो उस समय जानते नहीं थे। तो दिलीप भाई एक पटेल साहब मजिस्ट्रेट थे कोई, मैं उनके घर ले गए और वो भी सहमे सहमे थे, उनने भी देखा दाखी करके और कहा कि ठीक है, दस्तखत कर दिए। और फिर मुझे 2 सिपाहियों को दे दिया कि ले जाओ इसको, हथकड़ी लगी थी हाथ में। रात भर थाने में रहा तो गंदा सा कुर्ता पजामा हो गया था और शर्ट पहनी थी मैंने, मुड़ी तुड़ी, और रात भर सोया नहीं था। तो आप कल्पना कर सकते हैं आंखें कैसी होगी, बाल कैसे होंगे। जब ये मुझे ले जा रहे थे पैदल वहां से मजिस्ट्रेट साहब के यहां से, तो हम आगे पहुंचे तो तांगे में स्कूल के बच्चे आ रहे थे। उन बच्चों ने देखा कि हथकड़ी लगे एक लड़के को ले जा रहे हैं, तो उनको लगा ये कोई चोर और होगा। तो धीरे से बच्चों क्या, देखो देखो कोई चोर तो नहीं है, देखो। तो मेरे मन में बड़ी तकलीफ हुई कि शिवराज ये तो गड़बड़ हो रही है, ऐसे ही चले गया तो तू समझेगी चोर है। तो फिर मैंने अंदर से ताकत जुटाई और नारा लगाना शुरू कर दिया, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। दूसरा कोई नहीं था, अपन ही नारे लगाए, अपन ही जवाब दें।
लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि यार देखो कितना अन्याय हो रहा है, जरा से लड़के को हथकड़ी डाल के ले जा रहे हैं। अब तो थोड़ा मोटा हो गया हूं, पहले और भी दौड़ा था। बस में बिठाया तो बस पे ना रहे, उन्हें चुप मारेंगे। मैंने कहा अब जो करना हो कर लो, अब और क्या करोगे। तो वहां भी लोग कहने लगे बड़ा अत्याचार कर रही इंदिरा गांधी, देखो इतने छोटे से लड़के को ले जा रहे। फिर उनने ऑटो में बिठाया तो जितनी मुझ में क्षमता थी ऑटो में से भी चिल्लाया, और बाद में ले जाएगा हम भोपाल सेंट्रल जेल। जेल के दरवाजे को देख के और जोश आ गया, और मैंने फिर कहा जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। तो अंदर 6 नंबर बैरिक से आवाज आई, जुल्म किया तो और लड़ेंगे, क्योंकि वहां मीसाबंदी और DIR वाले और थे। मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। कथा लंबी है, मैं लंबा नहीं बोलूंगा उसमें, लेकिन अत्याचार कैसे हुए इसका एक चित्र आपके सामने खींचना चाहता हूं। हमारे साथ एक नेता कहते थे हसमत वारसी, जनसंघ के संगठन मंत्री थे, युवा थे और बड़े अच्छे वक्ता थे। आपने नाम सुना होगा आरिफ बेग जी और हसमत वारसी, दोनों बड़े अच्छे वक्ता थे। हसमत वारसी बीमार हो गए, उनके पेट में भयानक दर्द हुआ। 3-4 दिन तक तड़पते रहे। हम जेल प्रशासन के हाथ जोड़ते रहे, इनको इलाज के लिए ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, नहीं ले जाए, और अंत उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई। तब वहां से अस्पताल ले जाने के लिए निकले, और रास्ते में ही उन्हें दम तोड़ दिया। अपनी आंखों के सामने हमारा साथी तड़पता रहा, और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। क्या इंदिरा गांधी तुम्हें हिंदुस्तान माफ करेगा? क्या जो तड़प तड़प के मर गए उनकी राहें तुम्हें माफ करेगी? क्या कांग्रेस वाले बताओ ये संविधान की हत्या नहीं है? कहां संविधान था? आज संविधान की कापी हाथ में लेकर घूम रही है, शर्म नहीं आती इनको? कोई हक है संविधान की हमारी किताब को हाथ लगाने का? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कांग्रेसियों, जिस संविधान की तुमने सरेआम हत्या की। यह हत्या नहीं थी तो क्या? अब गुस्सा हो रहे खड़गे साहब, मोदी जी हत्या कर रहे हैं, इसको हत्या नहीं कहेंगे क्या मित्रों? निरपराध लोगों से जेल भर देना और उनको तड़पा के मार डालना, बताओ संविधान की हत्या है कि नहीं? लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना, मौलिक अधिकार सस्पेंड कर देना, बताओ संविधान की हत्या है कि नहीं? और न्यायपालिका कोई कटघरे में खड़ा कर देना, अधिकार सीमित कर देना, बताओ संविधान की हत्या है कि नहीं? निरपराध लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? सारे मौलिक अधिकार समाप्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त, कोई बोल नहीं सकता, आवाज उठाई तो चल जाए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। यह संविधान की हत्या नहीं है। गरीबों के घर बुलडोजर से ढा दिए गए, तुर्कमान गेट पर क्या हुआ? और अगर विरोध करने लोग आए तो उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए, सैकड़ों मार डाले तुमने। ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? जबरिया नसबंदी, मैं अप्रैल में गिरफ्तार हुआ 76 में। उसके पहले हमने वो दृश्य देखे, गांव में अगर कोई गाड़ी जीप घुस गई तो भगदड़ मच जाती थी, भागो भागो भगो रे। क्यों? बोले ऑपरेशन वाले आ गए, नसबंदी वाले आ गए, नसबंदी वाले। गांव के गांव खाली हो जाते थे, कोई नाले में, कोई खेतों में, कोई जंगल में छुपता फिरता था। बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई। ये उदाहरण सामने आए। टारगेट पूरे करना है, टारगेट। राहुल गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, शिवराज सिंह चौहान तुमसे पूछ रहा है, टारगेट फिक्स किए तुम्हारी सरकार ने? टारगेट पूरे करो, मास्टरों, शिक्षकों,
नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा, वेतन काट लिया जाएगा। अब टारगेट करना था तो कोई मिल जाए, बूढ़ा मिले चाहे जवान, नसबंदी से काम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।